एक कमरे में 5 जुगाड़ू बहू की ईद की तैयारी। आई अम्मी, आई अबू, अब इफ्तारी का वक्त हो गया है। हाँ बहू। एक एक करके सभी इफ्तारी करने के लिए बैठ जाते हैं। घर में ज्यादा लोग होने के कारण पूरा घर भर जाता है। अरे भाईजान थोड़ा उधर खिसको, देखो मियाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है। अरे भाईजान मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ भी कौन सी जगह है, मैं खुद चिपक कर बैठा हूँ। शौहर साहब एक काम करिए, आप वहाँ बैठ जाइए, वो कॉर्नर में थोड़ी सी जगह खाली है। अरे मुस्कान तुम्हारा दिमाग खराब है, एक तो बैठने की जगह नहीं है और तुम ऐसा कह रही हो। इफ्तारी यहाँ हो रही है, मैं सबके पीछे बैठकर क्या करूँगा। अरे भाईजान घर में ऑलरेडी इतने लोग हैं और एक कमरे का घर है, इतनी जगह कहाँ से आएगी, आप ही बताओ। अभी हमारे उठने बैठने के लिए ही जगह नहीं है। अब तो मुझे भी चिंता हो रही है कि जब ईद के दिन मेहमान आएंगे तो वो कहाँ बैठेंगे। हाँ अम्मी, आपकी बात सुनकर तो अब मुझे भी चिंता हो रही है। पिछली बार याद है सारे मेहमान मुंह बनाकर गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना बैठने की जगह थी न खाने पीने का इंतजाम। हमने तो बच्चों को ईदी भी नहीं दी थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ईद बढ़िया से हो जाए बहू, वरना पता है ना लोग और हंसी उड़ाएंगे। हम 5 बहुएं मिलकर कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि सब बढ़िया हो। अम्मी चलो अब इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी के बाद सब लोग धीरे धीरे उठते हैं। किसी के हाथ में पानी का गिलास है तो कोई खजूर खा रहा है। छोटा सा घर होने के कारण सबको संभल संभल कर उठना पड़ता है। कुछ देर बाद सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हैं, लेकिन 5 बहुओं के मन में सास की बात घूम रही होती है। ईद कैसे होगी, मेहमान कहाँ बैठेंगे। उस रात 5 बहुएं देर तक जागती रहती हैं। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उनके मन में चिंता का तूफान चल रहा होता है। अम्मी सही कह रही थी, अगर इस बार भी ईद वैसे ही हो गई जैसे पिछले साल हुई थी तो सच में बहुत शर्मिंदगी होगी। रिश्तेदार आएंगे और हमारे छोटे से घर को देखकर फिर से बातें बनाएंगे। हाँ अपा, मुझे भी यही लग रहा है। पिछले साल तो हीना मासी और अमीरा फूफी जाते जाते यही कह रही थी कि इतने बड़े परिवार में एक कमरे में कैसे रहते हो तुम लोग। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था, लेकिन रोने या सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हम 5 अगर मिलकर काम करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सही कह रही हो मुस्कान, आखिर हम 5 जुगाड़ू बहुएं हैं। अगर हम चाह ले तो इस छोटे से घर को भी ऐसा बना सकते हैं कि लोग देखकर हैरान रह जाएं। और वैसे भी अभी 10 दिन बाकी है ईद को। अगर हम सभी अभी से मेहनत शुरू कर दे तो घर पूरी तरह से बदल सकता है। बस फिर तय हो गया, इस बार की ईद सच में अलग होगी। हम सब मेहनत करेंगे और अपने छोटे से घर को इतना सजा देंगे कि कोई कमी महसूस ही ना हो। रात देर तक बातें करने के बाद 5 बहुएं सो जाती हैं। अगले दिन सहरी के लिए सब जल्दी उठते हैं, लेकिन फिर वही परेशानी, जगह की कमी। अरे भाईजान जरा देखिए ना, सहरी का समय भी वही हाल है। 4 लोग बैठते हैं तो 5वें के लिए जगह नहीं बचती। अरे सच कहूँ तो लगता है जैसे हम सब ट्रेन के डिब्बे में बैठे हों। भैया ट्रेन में तो फिर भी सीट मिल जाती है, यहाँ तो वो भी नहीं मिलती। देखो बच्चों, मुझे सच में चिंता हो रही है। अभी तो सहरी और इफ्तारी में ही इतनी परेशानी हो रही है, ईद के दिन तो घर मेहमानों से भर जाएगा। अम्मी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने रात में ही फैसला कर लिया है। इस बार की ईद सच में अलग होगी। हम 5 बहुएं मिलकर घर को ऐसा व्यवस्थित कर देंगे कि जगह की कोई कमी नहीं लगेगी। अच्छा लेकिन कैसे बहू, ये घर तो छोटा ही है ना। अम्मी घर छोटा जरूर है, लेकिन अगर सामान सही जगह रखा जाए तो बहुत जगह बन सकती है। सबसे पहले तो हम घर में जो भी सामान इधर उधर फैला रहता है उसे समेटेंगे और सही जगह रखेंगे, और जो बेकार के सामान है उसे अलग कर देंगे। फिर देखिए अम्मी, हमारा छोटा सा घर भी कितना बड़ा लगने लगेगा। सहरी के बाद जब सब सो जाते हैं तो 5 बहुएं काम में लग जाती हैं। घर के हर कोने में फैला सामान निकाल कर बीच में रख देती हैं। या अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में इतना सामान है। सच में लगता है जैसे पूरा बाजार यहीं जमा रखा हो। अच्छा आप मजाक छोड़ो और काम शुरू करो। पहले कपड़े अलग करो, फिर बर्तन और फिर बाकी सामान। 5 बहुएं मिलकर पूरा घर साफ करने लगती हैं। कोई झाड़ू लगा रही होती है तो कोई सामान छांट रही होती है। देखो अभी आधा सामान हटाया है और घर पहले से ही बड़ा लगने लगा है। सच में अगर ऐसे ही काम चलता रहा ना तो कुछ ही दिनों में घर पूरी तरह से बदल जाएगा। तभी सामने वाली पड़ोसन नूर अपने घर के बाहर पुरानी अलमारी निकाल कर रखती है, क्योंकि वो ईद पर नई अलमारी खरीद रही होती है। अरे बहुओ, कोई है क्या? ये पुरानी अलमारी हटवानी है मुझे। बहनों एक काम करे, ये अलमारी अगर हमें मिल जाए तो हम इसमें सारा सामान रख सकते हैं। हाँ आपा, फिर तो घर में बहुत जगह बन जाएगी। नूर आपा
अगर आपको ये अलमारी नहीं चाहिए तो क्या हम इसे ले सकते हैं? अरे क्यों नहीं बहू, मुझे तो इसे वैसे भी फेंकना था, अगर तुम्हारे काम आ जाए तो ले जाओ। पांचों बहुएं खुशी खुशी अलमारी घर में ले जाती हैं। अलमारी थोड़ी टूटी हुई होती है और उसका रंग भी उतर चुका होता है। अगर इसे ऐसे ही रख देंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, क्यों ना इसमें पेंट कर दिया जाए? हाँ, और इस पर थोड़ा सा डिजाइन भी बना देंगे। शोएब साहब जरा सुनिए ना। क्या हुआ नगमा, सब ठीक तो है? हमें थोड़ा सा पेंट चाहिए और एक ब्रश भी। अच्छा, अब क्या नया जुगाड़ करने वाली हो तुम लोग? बस देखिए, शाम तक आपको पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद पेंट आ जाता है और पांचों बहुएं मिलकर अलमारी रंगने लगती हैं। देखो, अब तो अलमारी बिल्कुल नई जैसी लग रही है और ये डिजाइन भी कितना सुंदर लग रहा है। फिर पांचों बहुएं घर का सारा सामान उस अलमारी में रख देती हैं, कपड़े, दवाइयां, बिस्तर, सब कुछ। वाह, अब देखो घर कितना खाली लग रहा है। सच में पहले तो ऐसा लगता था जैसे हम सामान के बीच में रह रहे हो। उसके बाद बहुएं घर के पीछे से 2 लकड़ी के पटरे ले आती हैं और रसोई के ऊपर लगा देती हैं। अब सारे डिब्बे यहाँ रखेंगे और बर्तन इस पटरे पर। कुछ ही घंटों में रसोई भी पूरी तरह व्यवस्थित हो जाती है। शाम को जब इफ्तारी का समय आता है तो सब लोग दरी पर बैठते हैं, लेकिन इस बार किसी को परेशानी नहीं होती। अरे आज तो जगह भी है और सब कुछ कितना साफ लग रहा है। सच में लगता है जैसे हमारा घर बड़ा हो गया हो। अरे वाह बहुओं, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। आज मुझे बहुत सुकून मिला है। अम्मी, अभी तो ये बस शुरुआत है, असली तैयारी तो अभी बाकी है। इस बार ईद ऐसी होगी कि सब मेहमान खुश होकर जाएंगे। पांचों बहुओं की मेहनत देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह का समय होता है। रोजे का महीना होने के कारण घर में हल्की शांति रहती है। पुरुष काम पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और पांचों बहुएं रोज की तरह घर के कामों में लग जाती हैं। किसी के हाथ में झाड़ू है, कोई बर्तन धो रही है तो कोई रसोई समेट रही है। छोटे से घर में अब थोड़ी जगह जरूर हो गई थी, लेकिन ईद की तैयारी अभी भी बाकी थी। देखो बहनों, अलमारी लगाने और रसोई ठीक करने से घर तो थोड़ा खुला लगने लगा है, लेकिन ईद के दिन मेहमान ज्यादा होंगे। हमें अभी और भी तैयारी करनी होगी ताकि सब आराम से बैठ सके और किसी को कोई कमी महसूस ना हो। हाँ आपा, आप सही कह रही हो, घर साफ और व्यवस्थित हो गया है, लेकिन अगर बैठने की जगह अच्छी ना हो तो फिर भी मेहमानों को अच्छा नहीं लगेगा। हमें दरी और दस्तरखान का भी इंतजाम करना होगा। अरे सुनो, जरा इधर आओ सब लोग। मैं अभी झाड़ू लगा रही थी तो मेरी नजर इस दरी पर पड़ी। देखो तो जरा, ये कितनी जगह से फट गई है। सभी बहुएं झाड़ू छोड़कर दरी के पास आ जाती हैं और उसे ध्यान से देखने लगती हैं। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत पुरानी हो गई है। इतने बड़े बड़े छेद हो गए हैं इसमें। अगर ईद के दिन मेहमान आए और इसी दरी पर बैठे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सही कह रही हो तुम लोग, नई दरी होनी चाहिए ताकि सब आराम से बैठ सके और घर भी अच्छा लगे। जेठानी आपा, क्यों ना हम लोग बाजार से एक नई दरी ले आए? ईद का मौका है तो थोड़ी अच्छी चीज होनी चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है मुस्कान, लेकिन बाजार से नई दरी लेने जाएंगे तो बहुत महंगी आएगी। अभी घर के और भी खर्चे हैं, राशन लेना है, मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करना है, बच्चों के लिए ईदी का भी कुछ करना है। हाँ आपा, अगर अभी दरी पर इतना पैसा खर्च कर देंगे तो बाकी चीजों के लिए परेशानी हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए सब बहुएं चुप हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि क्या किया जाए। अरे मुझे एक बात याद आई। क्या बात याद आई जीनत? जल्दी बताओ। मुझे पुराने कपड़ों से दरी और दस्तरखान बनाना आता है। मेरी अम्मी गांव में अक्सर ऐसे ही बनाती थी। पुराने कपड़े काटकर और बुनकर इसी तरह सुंदर दरी बन जाती है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये पुराने कपड़ों से बनी है। सच में? अगर ऐसा है तो फिर तो हमारी समस्या ही हल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, हमें बस पुराने कपड़े इकट्ठा करने होंगे और जीनत दरी और दस्तरखान बना देगी और तब तक बाकी घर का काम हम संभाल लेंगे ताकि जीनत आराम से अपना काम कर सके। बस फिर तय हो गया। जीनत, तुम दरी और दस्तरखान बनाने का काम संभालो और बाकी चारों बहुएं घर का काम संभालेगी। इसके बाद सभी बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। घर के पुराने कपड़े इकट्ठा किए जाते हैं, पुराने सलवार सूट, दुपट्टे, कुर्ते और चादरें। जीनत उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर दरी बुनने लगती है। रोजे के महीने में काम करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन पांचों बहुएं मिलकर पूरे घर का काम संभाल लेती हैं। कोई बर्तन धोती है, कोई खाना बनाती है, कोई घर साफ करती है और जीनत खाली समय में दरी और दस्तरखान तैयार करती है। 2 दिन की मेहनत के बाद एक सुंदर रंग बिरंगी दरी और बड़ा सा दस्तरखान तैयार हो जाता है। देखो बहनों, आखिरकार दरी और दस्तरखान तैयार हो गए। या अल्लाह, ये तो बिल्कुल बाजार वाली दरी जैसी लग रही है। सच में जीनत, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी पड़ोसन मेहर घर में आती है। अरे बहू, ये दरी कहाँ से ले आई हो? बहुत सुंदर लग रही है। बाजार से नहीं लाई है मेहर अपा, हमारी जीनत ने खुद बनाई है पुराने कपड़ों से।
क्या सच में? अगर ऐसा है तो मेरे लिए भी एक ऐसी दरी बना दो, मैं इसके पैसे दूंगी। अरे नहीं आपा, पैसों की क्या जरूरत है? नहीं बाहू, मेहनत की कीमत जरूर मिलनी चाहिए। कुछ ही दिनों में जीनत मेहर के लिए भी दरी बना देती है और बदले में उसे पैसे मिलते हैं। देखो बहनों, हमें तो पहली कमाई भी मिल गई। क्यों ना इन पैसों से बच्चों की ईदी के लिए कुछ सामान ले आए। हाँ बिल्कुल, चलो बाजार चलते हैं। पांचों बहुएं बाजार जाकर आटा, दाल और थोड़ा राशन खरीद लाती हैं। ईद पर पापड़ भी बनाते हैं ना, क्यों ना इस बार घर पर ही पापड़ बना ले और सेवई भी बनाएंगे। इसके बाद घर पर आटे से पापड़ बनाए जाते हैं और सेवई तैयार की जाती हैं। सब कुछ छत पर सुखाने के लिए रख दिया जाता है। देखना बहनों, इस बार ईद सच में बहुत खास होगी। इसी बीच उन्हें याद आता है कि घर का अचार भी खत्म हो गया है। लगता है अब अचार भी बनाना पड़ेगा। और इस तरह पांचों जुगाड़ू बहुएं रोज थोड़ा थोड़ा काम करके ईद की तैयारी पूरी करने में जुट जाती हैं। दोपहर का समय होता है। रोजे का महीना होने के कारण धूप थोड़ी तेज होती है, लेकिन पांचों बहुएं छत पर खड़ी होकर अपने हाथों से बनाए पापड़ और सेवइयां सुखा रही होती हैं। किसी के हाथ में टोकरी है तो कोई पापड़ फैलाकर सीधा कर रही है। उनके चेहरों पर थकान जरूर होती है, लेकिन मन में ईद को लेकर उत्साह भी होता है। देखो बहनों, अगर ये सब अच्छे से सूख जाएंगे ना, तो ईद के दिन मेहमानों को खिलाने के लिए हमें बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ अपने हाथ का बना होगा। सच में मुस्कान, और जब लोग पूछेंगे कि ये पापड़ और सेवइयां कहाँ से लाए, तो हम गर्व से कहेंगे कि हमने खुद बनाया है। यही तो असली खुशी है, मेहनत अपनी हो और मेहमानों को खिलाने का सुकून भी अपना। तभी सामने वाले घर की पड़ोसन आयशा छत से ये सब देख लेती है और हल्की मुस्कान के साथ ताने मारने लगती है। अरे बहू, ये क्या देख रही हो? मैं ईद की इतनी तैयारी कर रही हो तुम लोग। लगता तो नहीं कि तुम्हारे जैसे गरीब घर में कोई मेहमान भी आएगा। कुछ पल के लिए पांचों बहुएं चुप हो जाती हैं, लेकिन नगमा शांत स्वर में जवाब देती है। आयशा आपा, आप चिंता मत कीजिए। हमारा घर भले ही बड़ा ना हो, लेकिन दिल बड़ा है। ईद के दिन सारे मेहमान आएंगे और कोई भी यहाँ से निराश होकर नहीं जाएगा। और वैसे भी आपा, खुशी पैसों से नहीं होती, मेहनत और प्यार से आती है। हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि हमारी ईद बहुत अच्छी होगी। आयशा हल्की सी हंसी के साथ चली जाती है, लेकिन बहुओं का हौसला बिल्कुल कम नहीं होता। शाम को जब सभी पति काम से लौटते हैं तो देखते हैं कि छत पर पापड़ और सेवइयां सूख रही हैं। अरे ये सब क्या है? लगता है हमारे घर में तो पूरी फैक्ट्री चल रही है। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग इतना सब बना रही हो, कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं हो रहा है? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, इसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ है। जो दरी जीनत ने बनाई थी ना, उसी के पैसे से ये सारा सामान आया है। अच्छा, मतलब तुम लोगों ने अपनी मेहनत से ये सब किया है? जी हाँ, और अभी तो हम और भी काम करने वाले हैं। तभी सास सना भी आ जाती है और बहुओं की बातें सुनकर भावुक हो जाती है। बहुओं, तुम लोगों की मेहनत देखकर मेरा दिल खुश हो गया। अगर तुम इतना कर सकती हो तो मैं अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। मैं भी मेहनत करूंगी। इस बार की सच में अच्छी होनी चाहिए। अरे अम्मी, आप बस हमारा साथ दीजिए, हम सब मिलकर सब कुछ कर देंगे। इसके बाद सास और बहुएं मिलकर और दरी और दस्तरखान बनाने लगती हैं। तभी जैनब को एक और जुगाड़ सूझता है। सुनो बहनों, मुझे बचपन से घास की चटाई बनाना आता है। गांव में हम लोग अक्सर बनाते थे। सच में? अगर ऐसा है तो फिर तो और भी अच्छा है, घास की चटाइयाँ भी बना लेते हैं। जैनब पास के मैदान से घास लाती है और उसे सुखाकर सुंदर चटाइयाँ बनाने लगती है। या अल्लाह, ये तो बिल्कुल बाजार वाली चटाई लग रही है। और देखो, जैनब तो हाथ से टोपी भी बना रही है। हाँ, सोचा कि ईद में टोपी की भी जरूरत पड़ती है। अगर हम बना ले तो शायद लोग खरीद भी ले। अगले दिन पांचों पति उन चटाइयों और टोपियों को बाजार में बेचने जाते हैं। भाईजान, देखिए तो सही, लोग कितने शौक से खरीद रहे हैं। आखिर मेहनत भी तो हमारी बहुओं की है, इसलिए सबको पसंद आ रही हैं। रमजान का महीना होने के कारण बाजार में अच्छी बिक्री हो जाती है और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। शाम को जब सब घर लौटते हैं तो इफ्तारी की तैयारी हो चुकी होती है। आइए सब लोग, आज की इफ्तारी खास है। आज हमने खजूर के साथ गरम गरम पकोड़े भी बनाए हैं। सारे दिन की मेहनत के बाद जब पूरा परिवार साथ बैठकर इफ्तारी करता है तो सबको सुकून मिलता है। आज सच में दिल खुश हो गया। मेहनत के बाद जो खाना मिलता है उसका स्वाद ही अलग होता है। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और ईद करीब आती जाती है। एक दिन नगमा अपने पति शुएब से बात करती है। शुएब साहब, एक बात सोच रही हूँ, ईद के दिन जब इतने मेहमान आएंगे तो बैठने की जगह कहाँ होगी? हाँ, ये तो सच में बड़ी परेशानी है। हमारे घर के पीछे जो बड़ा पेड़ गिरा हुआ है ना, उसकी लकड़ी से हम लोग सोफा और कुर्सी बना सकते हैं और एक छोटा सा बेड भी बना सकते हैं ताकि मेहमान आराम से बैठ सके। अरे
ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगले दिन पांचों पति मिलकर उस गिरे हुए पेड़ की लकड़ी से सोफा, कुर्सियां और एक बेड बना लेते हैं। देखो भाई, अब हमारे घर में मेहमानों के बैठने की भी अच्छी व्यवस्था हो गई। लेकिन लकड़ी का फर्नीचर आने के बाद घर फिर से भर जाता है। अम्मी, अब तो सच में लगता है कि हमें एक और कमरे की जरूरत है। हम 13 लोग एक ही कमरे में रहते हैं। लेकिन बहू, नया कमरा बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। अब्बू, क्यों नहीं हो सकता है? हमारे घर के पीछे थोड़ी जगह खाली है, वहीं छोटा सा कमरा बना लेते हैं। और अगर हम मिलकर काम करें तो पैसे की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर मिट्टी और पत्थर लाने लगता है। देखना, कुछ ही दिनों में हमारा नया कमरा भी तैयार हो जाएगा और फिर हमारे घर में जगह की कोई कमी नहीं होगी। पूरे परिवार की मेहनत से धीरे धीरे मिट्टी की दीवारें खड़ी हो जाती हैं और देखते ही देखते नया कमरा तैयार हो जाता है। या अल्लाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में इतना बड़ा बदलाव आएगा। अम्मी, ये सब हमारी मेहनत और एकता का नतीजा है। और इस तरह पांचों जुगाड़ू बहुओं की मेहनत से छोटा सा घर खुशियों और उम्मीदों से भर जाता है। रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा था। पूरे महीने की मेहनत के बाद अब घर का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। पांचों जुगाड़ू बहुओं ने मिलकर छोटे से घर को इतना व्यवस्थित और सुंदर बना दिया था कि अब वो पहले जैसा तंग और बिखरा हुआ नहीं लगता था। नया बना मिट्टी का कमरा भी अलग तैयार था। दीवारें सूख चुकी थी और बस उसे सजाने की तैयारी बाकी थी। देखो बहनों, अब तक हमने बहुत सारा काम कर लिया है। घर साफ हो गया है, नया कमरा भी बन गया है, दरी और दस्तरखान भी तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी भी एक जरूरी काम बाकी है। कौन सा आपा? मुझे तो लग रहा था अब बस ईद आने ही वाली है। नहीं फातिमा, अभी हमें सबके लिए ईदी और खाने पीने का पूरा इंतजाम करना होगा। आखिर ईद के दिन जब बच्चे और मेहमान आएंगे तो उन्हें खाली हाथ कैसे जाने देंगे? बिल्कुल सही कहा आपा। और जो नया कमरा बनाए उसे भी तो अच्छे से सजाना पड़ेगा ताकि मेहमान जब वहाँ बैठे तो उन्हें अच्छा लगे। तो फिर देरी किस बात की, आज से ही हम लोग उस कमरे को सजाना शुरू कर देते हैं। और मैं छत पर जो रंगीन कागज बचे उनसे पतंगे बना लेती हूँ। ईद के दिन घर में पतंगे और सजावट बहुत अच्छी लगती है। अगले ही दिन पांचों बहुएं नए बने कमरे को सजाने में लग जाती हैं। सबसे पहले कमरे को अच्छी तरह साफ किया जाता है। देखो मैनू, पहले ये कमरा कितना खाली और साधारण लग रहा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब हम इसे सजाएंगे ना तो ये पूरे घर का सबसे सुंदर कमरा बन जाएगा। यहाँ इस जगह पर बड़ी दरी बिछा देते हैं ताकि मेहमान आराम से बैठ सके। और ये कुर्सियां और सोफा हम इस दीवार के पास रख देते हैं। इससे बुजुर्ग मेहमानों को बैठने में आसानी होगी। धीरे धीरे कमरे में कुर्सियां, सोफा और छोटी सी मेज रख दी जाती है। वाह, अब तो ये कमरा सच में मेहमानों के बैठने लायक लग रहा है। लेकिन दीवारें अभी भी खाली लग रही हैं। क्यों ना हम इन पर कुछ डिजाइन बना दे? बहुत अच्छा विचार है। चलो रंग ले आते हैं और दीवारों पर सुंदर डिजाइन बनाते हैं। थोड़ी देर में सभी बहुएं मिलकर दीवारों पर फूलों और चांद सितारों की डिजाइन बनाने लगती हैं। देखो, अब तो ये हमारा कमरा बिल्कुल त्योहार वाला लगने लगा है। इसके बाद घर के अंदर रंग बिरंगी पतंगे टांगी जाती हैं और बाहर भी हरी पतंगे लगा दी जाती हैं। ये सब देखकर पड़ोसन आयशा फिर से ताने मारने लगती है। अरे बहुआ, इतनी सजावट कर रही हो जैसे तुम्हारे यहाँ कोई बड़ी दावत होने वाली है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे घर कोई मेहमान आने वाला ही नहीं है। आपा, आप बस देखती रहिए, इस बार हमारी ईद बहुत अच्छी होगी और हमारे घर मेहमान जरूर आएंगे। उसी दिन शाम को बहुएं रिश्तेदार को फोन करके ईद का निमंत्रण देती हैं। हीना मासी, इस बार आपको जरूर आना है। हमने बहुत तैयारी की है और आप सबका इंतजार होगा। अच्छा बहू, हम कोशिश करेंगे आने की। कई रिश्तेदार पहले थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन सोचते हैं कि इतने प्यार से बुलाया है तो जाना चाहिए। अगले दिन बहुएं बाजार जाती हैं। देखो बहनों, हमारी दरी, दस्तरखान और टोपी बेचकर हमें काफी पैसे मिल गए हैं। हाँ, अब हम ईदी के लिए भी कुछ सामान ले सकते हैं। वो बाजार से आटा, चावल, मसाले और मिठाई बनाने का सामान खरीद लाती हैं। अब घर में सहरी और इफ्तारी भी पहले से बेहतर होने लगती है। आज की इफ्तारी तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, सच में अब लगता है कि ईद करीब आ रही है। एक दिन नगमा को ध्यान आता है कि घर में मेहमानों को खाना परोसने के लिए बर्तन कम है। अम्मी, हमारे पास इतने बर्तन नहीं है कि हम सब मेहमानों को खाना परोस सके। हाँ बहू, ये तो सच में समस्या है। क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बना ले? इसके बाद सास और बहुएं मिलकर मिट्टी के कटोरे और प्लेटें बनाने लगती हैं। देखो, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन अभी एक और समस्या बाकी थी। बहनों, हमारे पास ईद के कपड़े भी नहीं हैं। चिंता मत करो, जो कपड़ा हमने खरीदा है उससे हम सबके लिए कपड़े सिल लेंगे। रोजा रखते हुए भी पांचों बहुएं दिन रात मेहनत करती हैं और फिर सभी के लिए सूट और कुर्ता पजामा सिल देती हैं। धीरे धीरे रमजान खत्म होने लगता है और फिर वो दिन भी आता है जिसका सबको इंतजार था,
ईद। सुबह से ही घर में चहल पहल शुरू हो जाती है। रसोई में सेवइयां और बिरयानी की खुशबू फैलने लगती है। बहनों जल्दी करो, मेहमान कभी भी आने वाले होंगे। थोड़ी ही देर में घर के बाहर दस्तक होती है अरे मेहमान आ गए। और देखते ही देखते घर मेहमानों से भरने लगता है। घर में खूब चहल पहल थी। रसोई से घी, इलायची और केसर की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पांचों बहुएं सुबह से ही काम में लगी थी। किसी के हाथ में कड़छी थी तो कोई बिरयानी के मसाले तैयार कर रही थी। उधर मेहमान धीरे धीरे घर में आने लगे थे। बहनों जल्दी करो, मेहमान आ चुके हैं। केसर वाला दूध भी तैयार है और शिकंजी भी बन चुकी है। बस अब सब कुछ अच्छे से सजाकर परोस रहे हैं ताकि किसी को लगे ही नहीं कि ये छोटा सा घर है। आपा आप चिंता मत कीजिए, मैंने सेवइयां बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे अम्मी बनाती थी। उसमें खूब सारा दूध, मेवे और इलायची डाली है। जो भी खाएगा उसे जरूर पसंद आएगी। और बिरयानी भी लगभग तैयार है। उसमें खुशबू ऐसी आ रही है कि मुझे खुद को रोकना मुश्किल हो रहा है। बस थोड़ी देर में सबको परोस देते हैं। थोड़ी ही देर में बहुएं बड़े प्यार से सारे पकवान सजाकर थालियों में रखने लगती हैं। केसर का दूध, ठंडी शिकंजी, मीठी सेवइयां, खुशबूदार बिरयानी, घर के बने पापड़ और स्वादिष्ट अचार, सब कुछ एक के बाद एक मेहमानों के सामने सजने लगता है। चलो बहनों, अब सबको बैठने की जगह दिखाते हैं। पीछे जो नया कमरा बनाया है ना, वही सबसे अच्छा रहेगा। बहुएं मेहमानों को प्यार से पीछे बने नए कमरे में ले जाती हैं। वहां पहले से दरी बिछी होती है और घर की बनी घास की चटाइयां भी रखी होती हैं। सोफा, कुर्सियां और छोटी मेज भी सलीके से रखी होती है। आइए मासी, आप यहाँ सोफे पर बैठ जाइए और फूफी आप इस कुर्सी पर बैठिए। बाकी लोग यहाँ दरी और चटाई पर आराम से बैठ सकते हैं। धीरे धीरे पूरा घर मेहमानों से भर जाता है। कुछ लोग दरी पर बैठे हैं, कुछ चटाई पर, कुछ सोफे पर और कुछ कुर्सियों पर, लेकिन किसी को भी तंग महसूस नहीं हो रहा था। अरे बाहू, हमें तो लगा था कि तुम्हारा घर छोटा है, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है तुम लोगों ने। सच कहूँ तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। और ये सजावट भी कितनी सुंदर है। दीवारों पर जो डिजाइन बनाए हैं और पतंगे लगाई है, उससे तो घर और भी प्यारा लग रहा है। तभी बहुएं सबके सामने खाना परोसने लगती हैं। पहले आप लोग केसर का दूध पी लीजिए और साथ में ये ठंडी शिकंजी है। फिर हम सेवइयां और बिरयानी परोसते हैं। अरे वाह, केसर का दूध भी बनाया है तुम लोगों ने, ये तो बहुत खास चीज है। कुछ ही देर में सबके सामने थालियां सज जाती हैं। देखिए, ये सब हमारी बहुओं की मेहनत है। पूरे महीने इन्होंने रोजा रखते हुए इतनी मेहनत की है कि आज हमारा घर खुशियों से भर गया है। सच में अब्बू, अगर बहुएं न होती तो शायद हम इतनी अच्छी ईद कभी नहीं मना पाते। सब लोग बड़े मजे से खाना खाने लगते हैं। या अल्लाह, ये बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ये पापड़ और अचार भी घर के बने लग रहे हैं। जी आपा, सब कुछ हमने अपने हाथों से बनाया है। थोड़ी देर में आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और पूरा घर खुशियों से भर जाता है। आज तो हमारा घर सच में सबसे खुशहाल लग रहा है। इतने लोग एक साथ बैठकर ईद मना रहे हैं। बहू, आज तुम सब ने मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा छोटा सा घर इतनी खुशी से भर जाएगा। अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अगर आप हमारा साथ न देती तो ये सब कभी हम नहीं कर पाते। मेहमान जाते समय भी बहुओं की खूब तारीफ करते हैं। बहू, आज की ईद हमें हमेशा याद रहेगी। मेहमानों के जाने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठता है। आज मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। तुम पांचों ने मिलकर इस घर को खुशियों से भर दिया। अम्मी, जब पूरा परिवार साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और इस तरह पांचों जुगाड़ू बहुओं की मेहनत से वो छोटा सा घर खुशियों, प्यार और सम्मान से भर जाता है और उनकी ईद सच में यादगार बन जाती है।